सुनो भाई सुनो, इससे पहले क्लास में हम लोगों ने हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इन तीन टर्म्स को बहुत कायदे से बहुत डिटेल में समझ लिया था। सुनो ध्यान से, सबसे पहली बात मैंने पढ़ा था, यानी पढ़ा क्या, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये तीन टर्म कायदे से पढ़ लिए थे। एक बार फिर से हल्का सा रिकॉल करता हूं, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी और ए सब्सटेंस और ए सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सिस्टम। दूसरा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस to raise the temperature of 1 mole of a substance through 1 degree Celsius or 1 Kelvin is molar heat capacity. The amount of heat required to raise the temperature of the unit mass of the substance through 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as specific heat capacity. बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब ध्यान लगाइए, बस यहाँ के आगे थोड़ा सा ध्यान लगा लीजिए बच्चे। मैंने कहा आपको, जब मैं किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करता हूं तो भैया हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि जब हम किसी चीज को हीट देते हैं, किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। उसका कुछ पार्ट तो इंटरनल एनर्जी को राइज करने में जाता है और उसका कुछ पार्ट वर्क करने में जाता है। भैया इंटरनल एनर्जी में होने वाला राइज मतलब टेम्परेचर में होने वाला इंक्रीमेंट ही कहलाता है। टेम्परेचर में होने वाला इंक्रीमेंट, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत बढ़िया। अगर यानी कुल मिला के मैं ये भी कह सकता हूं कि जब मैं किसी सिस्टम को कोई हीट देता हूं तो वो उसका कुछ पार्ट तो उस सिस्टम के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट लाता है और कुछ पार्ट उस सिस्टम को यानी उसके पिस्टन वगैरह को ऊपर नीचे मूव कराने में यानी कि वर्क करने में जाता है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत बढ़िया। अगर टेम्परेचर राइज होगा तो भाई अब यहां ध्यान समझना, फिर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूंगा तुम में से, यानी कि अगर सबको ये बात समझ में आ गई होगी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमसे कहता है Q बराबर डेल्टा U प्लस W, और अगर ये भी कह दूं इसको दूसरी फॉर्म में तो डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, और अगर ये भी कह दूं इसको कि Q बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, तो मैं ये भी कह सकता हूं डेल्टा H बराबर क्या होता है, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, P डेल्टा V। इसका मतलब सर Q बराबर डेल्टा एच। अभी बात करेंगे। ये तीन रिलेशन पहले बताओ, पता है कि नहीं? ये तीन रिलेशन पता है? बहुत बढ़िया। पहला वाला रिलेशन प्लीज कॉन्सेंट्रेट, अब कॉन्सेंट्रेट हो जाइए। बताइए, अगर मैं किसी सिस्टम को हीट दे रहा हूं तो उससे दो काम ले रहा हूं, कुछ तो उसके टेम्परेचर को राइज करने में और कुछ वर्क करने में। बताओ, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस हो, मतलब वॉल्यूम में चेंज ना आ रहा हो, तो फिर बताइए वर्क डन कितना होगा? वॉल्यूम में चेंज ना आ रहा हो तो वर्क डन कितना होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा V का 0 होना, वॉल्यूम में चेंज ना आना मतलब डेल्टा V का 0 हो जाना। तो डेल्टा V का 0 होना बताता है कि ये टर्म 0 हो जाएगा, और अगर ये टर्म 0 होगा तो दी गई सारी की सारी हीट कहां जाएगी? इंटरनल एनर्जी को राइज करने में जाएगी। इंटरनल एनर्जी को राइज करने में जाएगी मींस टेम्परेचर को राइज करने में जाएगी, टेम्परेचर को इंक्रीज करने में जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत बढ़िया। दोबारा फिर समझो, अगर मैं किसी सिस्टम को प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए हीट दे रहा हूं, प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए, मतलब वॉल्यूम को कह रहा हूं तुम्हारी मर्जी है, तुम बढ़ो घटो कोई फर्क पड़े तुम पे, मुझे मतलब नहीं, बस प्रेशर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए अगर हीट दे रहा हूं तो वो दोनों काम करेगा, दोनों काम। क्योंकि जब प्रेशर कांस्टेंट होता है ना, जैसे मैंने कहा किसी कंटेनर, किसी भगोने के ऊपर का रखा हुआ ढक्कन का जो वजन है वो फिक्स है, तो समझो प्रेशर कांस्टेंट है। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो फिर जब नीचे से आप हीट देते रहेंगे तो उस ढक्कन को भी उठा देगा। ढक्कन को उठा देने का मतलब ही क्या हुआ? प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम का बढ़ जाना। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? और ढक्कन अगर उठ गया एक बार, पिस्टन अगर ऊपर चला गया एक बार, तो वर्क हुआ है। इसका मतलब वर्क भी होगा और साथ ही साथ इंटरनल एनर्जी में राइज भी आएगा, वो बॉडी गर्म भी होगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और राइज इन टेम्परेचर भी हो, यानी इंटरनल एनर्जी भी राइज हो और वर्क भी हो, तो समझो वो दी गई हीट ही कितने के इक्वल होती है? एंथैल्पी के इक्वल होती है। बोलो इतने में कोई डाउट हो तो? नहीं जी। अब बात समझो, जो हमने स्पेसिफिक हीट पढ़ी थी ना, उन्हीं स्पेसिफिक हीट को हम लोग पढ़ेंगे क्या? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलो उससे पहले मैं आपसे बस इतना सा जानना चाहता हूं कि आप मुझे ये बताओ, अगर मैं किसी चीज को, अगर मैं किसी सिस्टम को वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए हीट दूं बाहर से,
तो उसका टेम्परेचर जल्दी राइज हो जाएगा, या प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए हीट दूं तो उसका टेम्परेचर जल्दी राइज हो जाएगा? बोलो, बस इतना बता दो। प्रेशर वाले केस में अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए हीट दूंगा तो टेम्परेचर जल्दी राइज हो जाएगा। नहीं समझे? समझ गए? अगर मैंने आपसे कहा, सुनो बच्चे, मैंने आपसे कहा आप खुले भगोने में आलू उबाल रहे हैं, ठीक है, और एक बार क्या कर दो, उसके ऊपर ढक्कन ढक करके, या कुल मिला के इससे भी आसान लेता हूं, खुले भगोने में दूध उबालने की कोशिश कर रहे हैं और आप ढक्कन ढक के दूध गर्म कर रहे हैं, तो बताओ जल्दी गर्म कब हो जाता है? जब ढक्कन ढक के करते हैं। ढक्कन ढक के करने का मतलब क्या है कि आपने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, बशर्ते कि आप उस प्लेट को भी मत उठने दो। समझ गए ना? यानी जब तक वो प्लेट उठने की बारी आएगी तब तक टेम्परेचर अच्छा खासा राइज हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत अच्छे। कुल मिला जुलाकर यह सिंपल है ना, अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए हीट दी तो सारी की सारी हीट कहां जाएगी? इंटरनल एनर्जी को राइज करने में, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। तो जब मेरी सारी की सारी हीट ही टेम्परेचर को राइज करने में जा रही है तो टेम्परेचर तो बहुत तेजी से बढ़ेगा ना। समझ गए? जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि मेरी दी गई एनर्जी का मैक्सिमम पार्ट आपके अंदर एज ए चेंज, मतलब जो चेंज मैं लाना चाहता हूं वही चेंज आ रहा है, तो तेजी से चेंज आएगा ना। और अगर आप फ्रिक्शन क्रिएट करते रहोगे तो चेंज धीमे आएगा। बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। तो अगर मैंने सिंपली आपसे पूछ लिया कि बताओ वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए अगर हम हीट देंगे तो वो हीट टेम्परेचर को तेजी से राइज करेगी, और अगर प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए हीट देंगे, वॉल्यूम को चेंज होना छोड़ देंगे कि वॉल्यूम चेंज हो सकता है, तो ऐसे में वो टेम्परेचर जल्दी राइज नहीं करेगी क्योंकि उसका कुछ हिस्सा बढ़ जाएगा, कुछ हिस्सा चला जाएगा। बोलो, क्लियर हुआ? बहुत अच्छे। तो एक टर्म आता है आपका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। लिखिए, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? सीपी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सीपी। ओके, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है? डेफिनेशन लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस, यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस, है ना, ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। वही सेम है बिल्कुल, सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना? ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली बात, वो अमाउंट किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए कांस्टेंट प्रेशर पर दी गई हीट, उसकी क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक हीट। पहली बात, मैंने यूनिट मास ले लिया और अब उसको गर्म कर रहा हूं, उसका टेम्परेचर कितना राइज कर रहा हूं? 1 डिग्री। तो पहली बात तो यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करते हैं तो उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अब हम ये काम किस पे कर रहे हैं? अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए काम कर रहे हैं तो समझो दी गई हीट को हमने स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कह दिया, और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को हम सीपी कहते हैं। बोलो, इतने में कोई डाउट हो तो? बहुत अच्छे। फिर एक होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या कहते हैं इसको? हम लोग सीवी कहते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, वैसे ही है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम या यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ गए ना? इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सीवी से। अब तुम में से कोई भी मुझे दिमाग लगा के बताए कि मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, आप देखिएगा, यहां देखिएगा, इसके बारे में बात कर रहा हूं, इसके पहले तो ये क्या हो जाएगा? QP बढ़ाओ, QP बराबर, अगर यूनिट मास है तो यूनिट मास होने का मतलब क्या? बता, पहले तो फॉर्मूला बताओ मुझे। Q बराबर क्या होता है? मैंने लिखवाया था क्या? MC डेल्टा T। बोलो, होता है कि नहीं? तो बताओ बच्चे मुझे, QP बराबर क्या हो जाएगा? QP बराबर यूनिट मास है तो इसका मतलब 1, और ये C क्या हो जाएगा इसकी जगह पर? CP डेल्टा T, डेल्टा T। बोलो, इतने में कोई डाउट हो तो?
QP बराबर हो जाएगा CP डेल्टा T। पक्का, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात और बता दो, QP बराबर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बताओ थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के मुताबिक QP कितने के इक्वल होगा? बोलो बच्चे, QP बराबर, अब जब प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए हीट देते हैं ना, तो वर्क भी होता है और इंटरनल एनर्जी भी राइज होती है। मतलब ये होगा डेल्टा U प्लस डेल्टा P डेल्टा V, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। और ये जो डेल्टा U प्लस P डेल्टा V होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो P डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, इसको क्या कह सकता हूं मैं? इसी को मैं कह सकता हूं सर QP बराबर डेल्टा H। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? Q यही तो लिखा था मैंने, डेल्टा U और P डेल्टा V, ये Q बराबर डेल्टा H होता है कि नहीं? QP बराबर इतना और इतना बराबर इतना, तो QP बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा H। नहीं समझे? QP बराबर डेल्टा H, क्लियर है? और QP बराबर क्या भी आ गया? एक इक्वेशन ये रही CP डेल्टा T और एक इक्वेशन ये रही CV डेल्टा T। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर है? बहुत अच्छे। अब यहां से एक फॉर्मूला बन गया आपके पास, क्या? डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, या डेल्टा H का फॉर्मूला हम और जानते थे, ठीक है ना? देखो यहां तक कोई डाउट है? पक्का ना? हाँ बच्चे मुझे बताओ। देखो मैं बता रहा हूँ फिर से, सुनो, डरो मत, जल्दीबाजी ना करो। देखो ये जल्दीबाजी में हो रहा है, आपको भागने जल्दी है, मुझे नहीं है, लेकिन तुम्हारी जल्दी के चक्कर में मैं इतनी तेज से बता रहा हूँ, ठीक है ना? अभी सुनो मैं क्या कह रहा था आपको। मैंने किसी सब्सटेंस को, ये देखो ये डेफिनेशन क्या करी है, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए मैंने 1 ग्राम सब्सटेंस का मास कितना बढ़ाया? 1 डिग्री सेल्सियस। अब जरूरी नहीं कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊं, यूनिट मास जरूरी है, टेम्परेचर कितना भी बढ़ाओ तो अमाउंट ऑफ हीट मिल जाएगा। Q बराबर फॉर्मूला बताया था मैंने, MC डेल्टा T होता है। तो अगर यूनिट मास लिया है और प्रेशर को कांस्टेंट रखा है तो C के बजाय CP टर्म यूज करेंगे। CP बोले तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो QP बराबर हो जाएगा CP डेल्टा T। एक इक्वेशन बना के छोड़ दिया। अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि आपने जो अमाउंट ऑफ हीट दिया है वो कहां जाएगा? वो 2 कामों में जाएगा। QP बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, 2 कामों में जाएगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। QP का फॉर्मूला CP डेल्टा T भी हो गया और QP का फॉर्मूला डेल्टा U प्लस P डेल्टा V भी हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? तो मैं यहां से हटा देता हूं उसको। मैं यही कहता हूं आप, अच्छा सुनो, ठीक है? अब एक और बात बताओ, यहां के बाद क्या लिख दूंगा? देखो QP के बाद मैंने कहा QP P डेल्टा V, और इसके बाद मैं बोलूंगा वी नो दैट। देखिएगा, वी नो दैट क्या जानते हैं? ये रहा देखो यहां, वी नो दैट डेल्टा U प्लस P डेल्टा V कितने के इक्वल होता है? डेल्टा H के। बोलो होता है कि नहीं? तो क्या मैं यहां से QP बराबर डेल्टा H कह सकता हूं? QP बराबर डेल्टा H कह सकता हूं, क्योंकि ये टर्म डेल्टा H हो गया। तो QP बराबर डेल्टा H भी हो गया और QP बराबर CP डेल्टा T भी हो गया। इसको सेकंड, इसको फर्स्ट, फ्रॉम 1 and 2। बताओ 1 और 2 से क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि डेल्टा H बराबर CP डेल्टा T? बोलो कह सकता हूं कि नहीं? बहुत अच्छे, एक फॉर्मूला बना के मैंने छोड़ दिया इसको, CP डेल्टा T। क्लियर है? पक्का? अब यहां जाओ, ये वाले टर्म, मैं डेफिनेशन तो आपने लिख ली होगी ना? ऐसे नहीं भी लिखो तो समझ में आ ही रहा है, जल्दी लिखो फिर तेजी के साथ। क्या यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं? बार बार कह रहा हूं, बेकार की जल्दी के चक्कर में भाई टॉपिक को खराब मत करो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं अभी प्रूफ कराने जाऊंगा CP और CV के बीच में रिलेशन। ये जो CP CV, पहले मैंने आपको बताया कि CP किसे कहते हैं और CV किसे कहते हैं। CV कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, CV कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों के बीच में एक बढ़िया सा रिलेशन होता है, वो प्रूफ करेंगे हम अभी। क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल अभी, ठीक है। अरे हटाओ, ये इतने सारे टर्म मैंने यहाँ लिख रखे थे, इनको हटा रहा हूँ। सुनो बच्चे सुनो, आपने एक रिलेशन बना लिया वो, अब बताओ इसके बारे में बात करते हैं। ये वाला रिलेशन मेरा किसकी हेल्प से बना? बताओ पहले तो। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर वाले हेल्प से बना। बार बार रिपीट कर रहा हूं, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर आपको राइज करना है, m मास की बॉडी का टेम्परेचर डेल्टा T राइज करना है, तो उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी? Q बराबर MC डेल्टा T। m मास की बॉडी का टेम्परेचर डेल्टा T राइज करना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी? Q बराबर MC डेल्टा T। अब मैंने m मास को कर दिया यूनिट मास और स्पेसिफिक हीट को कर दिया प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर दी गई स्पेसिफिक हीट, मतलब प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए मैं वो हीट दे रहा हूं। तो QP बराबर 1 इंटू CP डेल्टा T। एक इक्वेशन यहां से बना के छोड़ दी।
डेल्टा एच आ गया आपका सीपी डेल्टा टी। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो पक्का। अब मैं आ जाता हूँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यू वी। बोलो क्यू वी कितने के इक्वल होगा? अगर क्यू पी बराबर 1 इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी था तो क्यू वी बराबर हो जाएगा 1 इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी। बोलो हो जाएगा कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब 1 इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी हो गया तो, और साथ ही साथ क्यू वी बराबर डेल्टा यू प्लस 0। बोलो क्यों? वेरी गुड। ये क्या कह रहा है? क्योंकि यहां पर क्या है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, तो डेल्टा वी 0 के इक्वल है, इसलिए चलो पूरा ही लिखता हूं। देखिए फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या होगा? क्यू वी बराबर डेल्टा यू। क्यू बराबर क्या होता है? क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। लेकिन अगर मैं v को कांस्टेंट रखूं तो क्यू वी बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा यू प्लस 0। कारण क्योंकि ये जो डेल्टा वी है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डेल्टा वी जो है वो 0, ये टर्म 0 हुआ तो समझो क्यू वी बराबर डेल्टा यू। बोलो इतने में कोई डाउट हो तो? अब जरा यहां से देखो, इसको बनाई मैंने थर्ड इक्वेशन, इसको बनाई मैंने फोर्थ इक्वेशन। जरा बताओ क्यू वी बराबर सी वी डेल्टा टी भी है और क्यू वी बराबर डेल्टा यू भी है, तो बताओ मैं कह सकता हूं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या हो जाएगा? डेल्टा यू बराबर सी वी डेल्टा टी। बोलो कह सकता हूं कि नहीं? सी वी डेल्टा टी। यहां तक कोई डाउट? श्योर? बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारो बस एक बात और जान लो, 1-2 लाइनें हैं, ज्यादा नहीं है। क्या? वी नो दैट। बोलो क्या जानते हैं हम? वी नो दैट डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। नहीं पढ़ा है? डेल्टा एच बराबर, चलो छोड़ो, एक काम और कर लेते हैं, बल्कि कहता है डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब देखो एंड दो चीजें जानते हैं। पी वी बराबर, बोलो पी वी बराबर आर टी लिखते हैं, 4 1 मोल ऑफ गैस। पी वी बराबर आर टी, तो पी डेल्टा वी बराबर हो जाएगा आर डेल्टा टी। मतलब नहीं समझे? क्योंकि हम यहाँ प्रेशर को कांस्टेंट ले रहे थे, तो प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए पी बाहर, वी मतलब डेल्टा वी बराबर आर बाहर, टी का आर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, टी का टेम्परेचर का चेंज डेल्टा टी, तो पी डेल्टा वी की जगह पर आर डेल्टा टी, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी। डेल्टा एच की वैल्यू ध्यान से देखेगा, ये हो गई मेरी इक्वेशन 5। बताओ जरा ध्यान से देखना, डेल्टा एच की वैल्यू और डेल्टा यू की वैल्यू दो आपके पास आ रखी है क्या? बोलो डेल्टा एच कितने के इक्वल है? वो रहा वहां सी पी डेल्टा टी बराबर डेल्टा यू कितने के इक्वल है? सी वी डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी। इसको इधर ले आऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? सी पी डेल्टा टी माइनस सी वी डेल्टा टी बराबर आर डेल्टा टी। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? डेल्टा टी। क्या बनेगा? सी पी माइनस सी वी बराबर आर डेल्टा टी। बोलो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, क्या फॉर्मूला बन के आ गया? सी पी माइनस सी वी बराबर आर। कर लीजिए, दिस फॉर्मूला इज नोन एज मेयर्स फॉर्मूला, ठीक है ना? दिस फॉर्मूला इज नोन एज मेयर्स फॉर्मूला, मेयर्स, जो भी होगी स्पेलिंग सही कर लेना। दिस फॉर्मूला इज नोन एज मेयर्स फॉर्मूला। Cp माइनस Cv बराबर R होता है, ठीक है ना? Cp माइनस Cv बराबर R 1 मोल के लिए। और अगर तुम यहीं पर nRT ले लेते इसको, समझ गए ना, तो उसकी भी चिंता मत करना, फिर यहाँ nR आ जाता, बस क्या आ जाता? nR। n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल। Cp माइनस Cv बराबर nR। देखो सुनो ये बच्चे, यहाँ ध्यान लगाओ। हम क्या जानते हैं? डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन दो जानते हैं, दो रिलेशन जानते हैं। कौन कौन से दो? एक तो हमने जाना था डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। वो तब होता है जब गैस के मॉल में चेंज आ रहा हो, प्रेशर और टेम्परेचर में चेंज। लेकिन एक रिलेशन ये होता है, वो वाला भी इसी से बना था, क्या? डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। वो भी देखो लिखा वहां, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी हो गया। अब मैंने पी, और मैं ये भी जानता हूं कि आइडियल गैस इक्वेशन कहती है पी वी बराबर आर टी। आइडियल गैस इक्वेशन पी वी बराबर आर टी या एन आर टी। अगर यहाँ एन ले लेंगे कोई चिंता की बात नहीं, एन बाहर रह जाएगा, एन आर टी। तो पी वी बराबर अगर आर टी है तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा या इसका चेंज लिखूंगा तो प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए
समझ गए ना। P डेल्टा V बराबर कितना हो जाएगा, R डेल्टा T। P डेल्टा V की जगह पर, इस P डेल्टा V की जगह पर क्या रख दिया, उठा के R डेल्टा T रख दिया, और इस डेल्टा H की जगह पर वो जो मैं निकाल के रखा हूँ CP डेल्टा T, और इस डेल्टा U की जगह पर ये जो मैं निकाल के रखा हूँ CV डेल्टा T। समझ गए ना। तो डेल्टा H की वैल्यू रख दी, डेल्टा U की वैल्यू रख दी, और R डेल्टा T रख दिया, फिर इसमें से डेल्टा T इधर ला करके कॉमन ले लिया, कटा दिया। समझ गए। तो CP माइनस CV बराबर R आ गया। बोलो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अगर पूरी की पूरी कहानी को आपने समझा है ना, तो इतनी सी कहानी है। अगर हम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना चाहते हैं तो हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, बस मैं आपसे छोटा सा, छोड़ो सारी बातें, इनको भी छोड़ दो, एक सवाल जवाब दे दो। अगर कुकर में चावल पकाओ या खुले भगोने में चावल पकाओ, किसमें चावल के जल्दी पकने के चांसेस ज्यादा हैं? व्हाट इज द रीजन? ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। कुकर में सिस्टम को दी गई हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पर दी जा रही है। किसको कांस्टेंट रखते हुए दी जा रही है? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए दी गई हीट, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए दी गई हीट वर्क करने में नहीं जाती, सारी की सारी टेम्परेचर को राइज करने में जाती है। मतलब टेम्परेचर जल्दी गर्म हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है। बोलो बात समझ में कि नहीं? बताओ। अब अगर तुम्हें कुकर में किसी चीज का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है और भगोने में उसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, बोलो किसमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी? भगोने में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, कुकर में कम। और जब कुकर में हम प्रेशर कुकर में जब कम हीट दे रहे हैं तो इसका मतलब प्रेशर कुकर में वॉल्यूम कांस्टेंट है। समझ मेरी बात ना। प्रेशर तो क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। क्लियर है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। डिब्बे का ढक्कन बंद करके हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, गैस को फैलने का मौका नहीं दे रहा है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा तो टेम्परेचर जल्दी राइज हो जाएगा। मतलब CP की वैल्यू क्या होगी, CV की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यानी वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए अगर हीट देकर आप टेम्परेचर राइज कर रहे हो तो कम हीट देनी पड़ेगी, कम हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो CV क्या होगा? लेसर होगा, लेसर। और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए अगर आप किसी चीज को गर्म कर रहे हो तो पता लगा वो फैलेगा भी और गर्म भी होगा, फैलेगा भी, गर्म भी होगा, फैलेगा भी, गर्म भी होगा। तो उतनी जल्दी टेम्परेचर उसका राइज नहीं होगा। इसका मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए दी गई हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए दी गई हीट से ज्यादा होती है। मतलब CP हमेशा CV से बड़ा होता है। यह भी क्वेश्चन आता है कई बार पेपर में, वाई CP इज ग्रेटर देन CV, वाई CP इज ग्रेटर देन CV। तो हम बोलेंगे क्योंकि प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए जब हीट देते हैं तो दो हिस्सों में बढ़ जाती है, टेम्परेचर राइज करने में भी जाती है और वर्क करने में भी जाती है। बट अगर हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए हीट दी तो वो केवल एक ही काम करती है, टेम्परेचर को राइज करती है। इसलिए टेम्परेचर जल्दी राइज हो जाता है, इसका मतलब कम हीट की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हम कहते हैं CP ग्रेटर देन CV होता है। अब वो तुमसे कहेगा अच्छा अगर ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो बोलना CP और CV का डिफरेंस R के इक्वल होता है। व्हाट डू यू मीन बाय R? गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट के इक्वल होता है। वो बोले इसको प्रूफ कर दो तो बस प्रूफ कर देना ऐसे जैसे मैंने करवाया है। अभी बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे अगली।